यार ये CLO2 का है, प्रोबेबिलिटी का टॉपिक, कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी फंक्शन। सलाम तो इसकी करेंगे एक आप। एक्सरसाइज है 3.14। उसका एक क्वेश्चन है, ये हमें गिवन दिया हुआ है क्वेश्चन, एंड बुक खोलना, बुक के अंदर क्वेश्चन दिखा। अच्छा ये रहा 3.14 क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है कह द रहा वेटिंग टाइम इन आर बिटवीन सक्सेसिव स्पीडर स्पॉटेड बाय रडार यूनिट इज़ अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल विद कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तुम्हें सवाल में कह दिया कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, पीछे जो कुछ भी लिखा हुआ है बाहर में जाए। ये क्या तुम्हें दिया मतलब हुआ होता है है, इसका? ये तुम्हें दिया हुआ है इसका फंक्शन। तुम्हें उसने कहा है कि कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मालूम करो x पे और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन मालूम करो x पे। लेकिन उसने तुम्हें मिनट के अंदर दिया हुआ टाइम, तुम्हें पहले इसको आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि उसने वेटिंग टाइम आर का बताया। तुम्हें पहले इसको आर में कन्वर्ट करना। आ रहा तो उसने कहा था कि जो ये मैंने लिखा हुआ, फाइंड प्रोबेबिलिटी वेटिंग लेस देन 12 मिनट्स यूजिंग CDF मतलब कम्यूलेटिव डेंसिटी फंक्शन, कम्यूलेटिव डेंसिटी फंक्शन, और फाइंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी कहाँ लिखा है? सवाल में। फाइंड प्रोबेबिलिटी वेटिंग लेस देन 12 मिनट्स, यहाँ पे भी हो जाएगा यूजिंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। सही है। तो पहले हम निकाल रहे हैं अपना, किससे हम निकाल रहे हैं, पहले हम निकाल रहे हैं कम्युलेटिव डेंसिटी फंक्शन से। पहले पार्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो उसमें कह रहा है कि पहले हम कन्वर्ट करेंगे मिनट को आवर्स के अंदर। ठीक है, 12 मिनट्स था, उसको हमने 60 से डिवाइड करा तो 0.2 आवर्स आ गया। ये हमारे पास बनेगी इसकी x की वैल्यू। ठीक है, इस x की वैल्यू बनेगी, हम ये फंक्शन लेंगे, इस फंक्शन के अंदर वैल्यू। अच्छा, अब 0.2 x की वैल्यू बन गया। इस फंक्शन को हम लेंगे, इस फंक्शन के अंदर हम क्या पुट करेंगे, x की जगह पे 0.2 पुट कर देंगे। 0.2 पुट करेंगे, कैलकुलेटर में एग्जैक्ट वैल्यू डाल देना, तुम्हारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ये जो तुम्हारे पास वैल्यू निकली है, ये तुम्हारे पास निकली है कम्युलेटिव डेंसिटी फंक्शन की। अब जब तुम्हें निकालनी है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पे, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पहले तुम लोगे डेरिवेटिव, फिर उसका लोगे इंटीग्रल। ठीक है, तो पहले डेरिवेटिव लोगे, ये डेरिवेटिव है, इसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। इस फंक्शन का जब डेरिवेटिव लेंगे तो 1 तो हो जाएगा 0। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बचेगा, माइनस। ठीक है, ये माइनस को मैं बाहर कर देता हूँ। पहले एज इट इज़ लिखा जाएगा, क्या करा है इसने, ये वाला जो माइनस है वो इस ई के साथ माइनस है। ठीक है, पहले तो ये एज इट इज़ लिखा जाएगा, उसके बाद इसकी पावर का डेरिवेटिव लेंगे। पावर का डेरिवेटिव एक्स की रिस्पेक्ट से आएगा -8, वो बराबर में लिख दिया। ये मेरे पास बन गया, फंक्शन बन गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, 8 ई की पावर -8x। अब इसके अंदर हम लिमिट पुट करेंगे 0 से लेकर 0.2 तक। 0 से लेकर 0.2 तक क्यों पुट करेंगे, क्योंकि हमें उसने सवाल में ही दिया हुआ था x की वैल्यू 0.2, मतलब उसने 12 मिनट्स बताई भी थी। तो जो हमारी x की वैल्यू होगी वही हमारी लिमिट बनेगी इस सवाल के अंदर। यहाँ पर हमने x की वैल्यू पुट करी थी, हम यहाँ पे इंटीग्रल लेते हुए लिमिट पुट करेंगे, फिर हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की आएगी। सही है, तो नाउ इंटीग्रेट f(x) फ्रॉम 0 to 0.2। ये मैंने ऐसे ही लिखा है, इसको ना भी लिख तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये प्रोबेबिलिटी मालूम कर रहा हूँ मैंने यहाँ पे लिखा 0 से 0.2। ये फंक्शन जो मैंने निकाला था, वैल्यू जो निकाली थी यहाँ पुट करी। इसका इंटीग्रल लूँगा तो पहले 8 कांस्टेंट का बाहर आ गया, पहले ऐसे ही लिखा, उसके बाद ऊपर वाली वैल्यू का जब मैं डेरिवेटिव लूँगा वो डिनोमिनेटर में लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया, ये हो जाएगा -8। ऊपर वाली वैल्यू के पावर का डेरिवेटिव। हाँ, पावर का डेरिवेटिव लेंगे, ऊपर वाली वैल्यू की पावर का डेरिवेटिव आएगा -8। यहाँ लिख दिया, 8 से 8 कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा माइनस। ठीक है, वो माइनस मैंने बाहर कर दिया। अब अंदर क्या बचा था, ई की पावर -8x। नहीं आ रहा ना, इसको मैंने इसको काट दिया ना। अच्छा, ये फिर हमने लिमिट पुट करी, यहाँ पे डेरिवेटिव ले लिया था, ई की पावर -8x, यहाँ लिमिट पुट करी 0.2, अपर लिमिट लोअर लिमिट। लोअर लिमिट में आ जाएगा 1, क्योंकि ई की पावर 0 बन जाएगा। यहाँ पर बन जाएगा ई की पावर -1.6, ये माइनस पहले से बाहर था, ई की पावर -1.6 -1। इसको हमने अरेंज करके लिख दिया, यानी साइन को मल्टीप्लाई करा दिया, ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का। तो इस तरह करके लिख दिया, ये हमारी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आ गया। अच्छा, ये सवाल है हिस्टोग्राम का। हिस्टोग्राम में ना हम एक ग्राफ बनाते हैं जो इस तरह का दिखता है। सही है, बार की तरह, वर्टिकल बार की तरह। उसकी वैल्यूज़ निकालने के लिए हम पहले से सॉल्व करेंगे। उसके लिए हमें क्वेश्चन दिया हुआ है द प्रॉब्लम। सही है, वो प्रॉब्लम 3.11 है, मैं तुम्हें बुक में दिखाता हूँ। ये रही 3.11। इसमें कह रहा है अ शिपमेंट ऑफ 7 टेलीविज़न सेट्स कंटेन 2 डिफेक्टेड सेट। 7 टेलीविज़न है, 2 डिफेक्टेड सेट है उसके अंदर।
कह रहा है होटल मेक्स अ रैंडम परचेस ऑफ 3 सेट्स। होटल ने 3 टीवी खरीदे 7 में से, जिसमें से 2 ख़राब है। वो कह रहा है इफ़ x इज़ द नंबर ऑफ डिफेक्टेड सेट परचेस्ड बाय द होटल फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। तुम्हें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि 3 में से कितनी प्रोबेबिलिटी है, 7 में से कितनी, जो उन्होंने 3 खरीदे हैं उसमें से कितनी प्रोबेबिलिटी कि उनके पास सही आएंगे या ख़राब आएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी। तो वो प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, उन्होंने 3 खरीदे, मिनिमम प्रोबेबिलिटी होगी कि कोई भी ख़राब नहीं आएगा, मैक्सिमम होगी कि 2 ख़राब आएंगे। तो यही सवाल है, ठीक है। इसमें बोल रहा है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर x नंबर ऑफ डिफेक्टेड सेट आउट ऑफ 3 परचेज फ्रॉम 7 टोटल विद 2 डिफेक्ट्स। मैंने 0 पे मालूम करना है, ये काट दो, ये नहीं तो ये मैंने बोला कि x की वैल्यू 0 1 2, पहले मैं 0 पे निकालूंगा, यानी ये वो एक भी ख़राब नहीं होगा। हाँ, या तो एक भी ख़राब नहीं होगा, या एक ख़राब होगा, या तो दोनों ख़राब होंगे। सही है। अभी मैंने बोला तुमने 2 प्रोबेबिलिटी बताई थी, या तो कोई ख़राब नहीं होगा, वो या मैंने तो मिनिमम और मैक्सिमम बोला था। हाँ, और ये 1 बीच ही आ जाएगी, बीच की 3 प्रोबेबिलिटी निकलेंगी क्योंकि 3 टीवी खरीदे, 7 में से 3 खरीदे तो 3 प्रोबेबिलिटी निकलेगी। कोई अगर वो 6 खरीदता 6 खरीदता तो 6 प्रोबेबिलिटी निकलती, 1 2 3 4 5 6 इस तरह करके। नहीं, अभी तो तूने बताया। अच्छा, अब इसके अंदर कह रहा है इफ़ x इज इक्वल्स टू 0, यानी कि कोई भी टीवी ख़राब नहीं है, तो इसका एक फार्मूला है, उसको हम NCR से लिखेंगे, कॉम्बिनेशन इसमें यूज़ होगा। अब होगा यूज़ क्यों, छोड़ दो इस चीज़ को, वजह नहीं पता मुझे कि P क्यों नहीं यूज़ किया इसके अंदर। अच्छा, ये जो चीज़ इसका फार्मूला है, इसका फार्मूला है NCR, ठीक है। NCR यहाँ पर जो n है ना, ये वो है जो हमने जो ख़राब है, जितने ख़राब हैं, कितने में से ख़राब, हमने कौन सी वैल्यू ली है प्रोबेबिलिटी, 0 ली है ना, तो हम पहले लिखेंगे जितने ख़राब हैं, और हमने वो प्रोबेबिलिटी रखी है कि एक भी ख़राब नहीं है, ठीक है। उसके बाद कितने बचे थे, 5 में से कितने सही हैं, तीनों सही हैं, क्योंकि जब एक भी ख़राब नहीं है तो तीनों सही हैं। हाँ, सही है। सही, ऊपर अगर इनको मैं ऐड करूँ नंबर तो 7 है भाई, 7 हो गए। सही है, नीचे ऐड करूँ तो कितने हो, 3 होंगे, तो वही नीचे लिख दो। सही है, वही नीचे लिख दो, यानी नीचे हमने एक तरह से टोटल लिखना है, 7 में से 3 मैंने ख़रीदे, 2 ख़राब है, लेकिन मैंने एक भी ख़राब नहीं लिया अभी, 5 बचे थे जिसमें से मैंने 3 खरीदे थे। ये वो चीज़ें लिखी हैं। उसके बाद जब मैं इसे सॉल्व करूँगा, अच्छा ये जब हम कर रहे हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ रही है 0.28। इसी तरह जब मैंने कहा कि मेरे पास एक टीवी ख़राब आया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी, 2 टीवी ख़राब थे, उसमें से मेरे पास एक ख़राब आया, बचे कितने, 5 में से 2 ख़राब है, 2 ठीक है। हाँ सॉरी 2 ठीक है, एक मेरे पास ख़राब आ गया क्योंकि मैंने 3 खरीदे थे। फिर मैंने वही कहा इसको ऊपर को प्लस करो 7, इसको नीचे को प्लस करो, टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, नीचे टोटल आ जाएगी, जिस 7 में से 3 मैंने खरीदे। अब जब इसे करेंगे तो 0.571 आ गया। इसी तरह जब प्रोबेबिलिटी हमने सेकंड की निकाली तो सेकंड में ये सही वाला ऑप्शन है, ये ख़राब वाला ऑप्शन है, ये टोटल वाला ऑप्शन है। सही वाले ऑप्शन में मैंने 2 खरीदे, सही है, क्या बोल रहे, दोनों सही 2 ख़राब थे, दोनों ही ख़राब आ गए। सही है, 5 थे, 5 बचे और एक सही था, उसमें से टोटल लिया और मेरे पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 0.142। अब मेरे पास इसकी 3 वैल्यूज़ आ गई, 0.28, 0.571 और 0.142। मैं ग्राफ बनाऊंगा 1 2 3 करके। सही है, यहाँ पर ये ग्राफ बना 0 1 2, क्योंकि मैंने प्रोबेबिलिटी ली थी 0 1 2, और यहाँ से 0.0 से लेकर 0.7 तक गया हूँ, क्योंकि मेरी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 0.5 तक आई है, तो मैंने 0.7 तक का स्केल ले लिया। अच्छा, स्केलिंग करने के बाद मेरी पहली वैल्यू आई थी 0.29, जो मैंने 0 रखने पे आई थी, तो मैं 0.3 और 0.2 के दरमियान में अपने अंदाजे से 0.29 का एक बना दूंगा ग्राफ। इसी तरह 1 पे जो मेरी वैल्यू आई थी 0.57, तो 0.57, 0.5 और 0.6 के दरमियान आएगी। इसी तरह 0.14, 0.1 से 0.2 के दरमियान आएगी, जो 2 रखने का आएगी। ये हिस्टोग्राम बन गया है। लाइन या पॉइंट वाला नहीं है ये, क्या ये बिल्डिंग को क्या कहते हैं, ये बार वाला है, हाँ, मिला के नहीं बनाते भाई, की बात है, हाँ ऐसे ही बनता। मिला के। अच्छा, अब ये टॉपिक है एक्सपेक्टेड वैल्यू मीन ऑफ सिंगल वेरिएंस। इसमें हमें एक डाटा गिवन होगा, डिस्क्रीट फंक्शन में तुम्हें एक डाटा गिवन होता है जिसमें x की वैल्यू और उसकी f(x) की वैल्यू दी हुई होती है, दोनों वैल्यूज़ दी हुई होती हैं। तो इसका सिंपल फार्मूला होता है कि तुम क्या करोगे, जितनी भी वैल्यूज़ है ना
इनको आपस में मल्टीप्लाई कराओ, आपस में सबको आपस में मल्टीप्लाई करा के ऐड करा दो, तुम्हारे पास डिस्क्रीट वैल्यू का सिंगल वेरिएंस निकल जाएगा। बस ये इतना सा है डिस्क्रीट फंक्शन का। कंटिन्यूस फंक्शन में है लंबी कहानी। डिस्क्रीट में सिर्फ इतना सा है कि तुम्हें जो डाटा गिवन है ना उसको आपस में मल्टीप्लाई कराओ। जैसे x = 0 था तो मैंने 0 को मल्टीप्लाई करा 0.41 से तो 0 आया, 1 को मल्टीप्लाई करा 0.37 से तो 0.37 आया। इसी तरह मैंने 2 को इससे कराया तो सबको प्लस करने के बाद जो मेरी वैल्यू बची ना एंड में वो बनी 0.88। तो यही मेरे पास है एक्सपेक्टेड वैल्यू सिंगल वेरिएंस की डिस्क्रीट फंक्शन के अंदर। और ये भी तो निकाल दो ना। और अब मैं इसके अंदर कंटिन्यूस फंक्शन की बात करूँ तो कंटिन्यूस फंक्शन में तुम्हें यार अच्छा ये दिया हुआ तो ये इसमें तुम्हें दिया हुआ है x पे लिमिट दी हुई है 0 से 1 तक और 2 - x पे लिमिट दी हुई है 1 से लेकर 2 तक। ये तुम्हें दो फंक्शन दिए हुए हैं। इसका तुम्हें निकालना है वेरिएंस ऑफ सिंगल वेरिएबल। वेरिएंस ऑफ सिंगल वेरिएबल निकालने का फॉर्मूला होता है, इसको लिखने का तरीका होता है ये, या तो इसका एक सिंबल भी होता है वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा। ये होता है, इसको इस तरीके से लिखते हैं कि e(x का होल स्क्वायर माइनस ये होल स्क्वायर तो नहीं है, तुमने अंदर हाँ सॉरी अंदर है e(x का होल स्क्वायर e(x पे स्क्वायर माइनस e(x का होल स्क्वायर। मुझे ये दोनों चीज़ें निकालनी, दोनों चीज़ें निकाल के उनको आपस में माइनस करा दूंगा, मेरे पास वेरिएंस निकल जाएगा सिंगल वेरिएबल का। इसको कहती है क्वेश्चन नंबर 1। तो मैं पहले निकालता हूँ e(x को, फिर इसका स्क्वायर कर दूंगा तो मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी। e(x निकालना है तो मैं सिंपल इंटीग्रल ले लूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा। x का इंटीग्रल लूँगा, x लिखा, x इसका फॉर्मूला होता है x फिर आपका आ जाएगा fx, x.fx dx, x.fx dx, यानी x पहले से फॉर्मूले का आया, डॉट x ये fx था मेरे पास, dx आ गया। इसकी लिमिट क्या थी 0 से 1 तक, 0 से 1 तक लिख दी मैंने। दो फंक्शन थे बीच में प्लस डाला, प्लस डालने के बाद फिर मैंने लिमिट इंटीग्रल लगाया 1 से 2 तक, इसकी लिमिट रखी, x फॉर्मूले का आया, मल्टीप्लाई कराया 2 - x dx से, फंक्शन सही है। 0 एल्सवेयर कुछ भी नहीं होता है, इसका कुछ भी नहीं करना। इसका मैंने इंटीग्रल लिया, पहले तो इसको मल्टीप्लाई कराओ तो x² बन जाएगा, ये x और x² बन गया। इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा तो हो जाएगा 2x - x², 2x - x²। जब इसका इंटीग्रल लूँगा तो हो जाएगा x³ लिमिट आ गई 0 से 1 तक, प्लस जब इसका इंटीग्रल लूँगा तो 2x² माइनस x³ इसकी लिमिट लगाई 1 से लेकर 2 तक, जो यहाँ पे थी 1 से लेकर 2 तक। अब लिमिट पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में पूरा 0 हो गया, प्लस अब इसकी अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाऊंगा तो पहले ये लगी अपर लिमिट माइनस ये लगी लोअर लिमिट। अपर लिमिट में क्या है 2, यहाँ पे मैंने पुट करा 2 का स्क्वायर माइनस 2³ 3, अपर लिमिट माइनस अब लोअर लिमिट लगा रहा हूँ 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1³ 3। इसको सॉल्व करा तो मेरे पास वैल्यू ये बनी, इसको सॉल्व करा तो मेरा वैल्यू ये बनी। सिम्प्लीफिकेशन करने पे आंसर आ रहा है 1। अब इसका करना है स्क्वायर, मेरे पास ये वैल्यू निकल गई, अब मुझे ये निकालनी है। इसको निकालने के लिए मैंने सिंपल कुछ भी नहीं करा, पहले मैंने क्या लिया था x.fx, अब मैं ले रहा हूँ x².fx। लिमिट वही रहेगी x², ये मेरा fx आ गया 0 से 1 तक लिमिट हो गई, प्लस x², ये मेरा फंक्शन आ गया, लिमिट क्या है 0 से लेकर 2 तक, वो 1 से लेकर 2 तक जो मेरी पहले से थी। दोनों फंक्शन को प्लस करा दिया, जिस तरह यहाँ पे करा था उसी तरह यहाँ पे करा, बस स्क्वायर लग गया क्योंकि ये स्क्वायर के लिए कर रहे हैं, सही है। अच्छा अब इसका मैं ले रहा हूँ इंटीग्रल, मैंने लिया x³ बन गया था, वो x² और x था ना, x² और x था। इसका मैंने मल्टीप्लाई किया तो x³ बन गया, इसका इंटीग्रल लिया x4/4, लिमिट आ गई 0 से लेकर 1 तक, प्लस डाला, पीछे था मेरे पास x² 2 माइनस का x dx, इसकी लिमिट थी 1 से लेकर 2 तक। इसको मल्टीप्लाई कराया था 2x² हुआ था, और जब इसका इंटीग्रल लेंगे यानी 2x² का इंटीग्रल लेंगे तो 2x³ 3, तो 2x³ आ गया, सही है। अब इसका इंटीग्रल लेंगे, पहले तो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो x³ हो जाएगा, तो x³ का इंटीग्रल लेंगे x4/4, लिमिट आ गई 1 से लेकर 2 तक। लिमिट पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पर भी लिमिट पुट करेंगे। इस वाले फंक्शन में ये 2 ऐसे ही आया, अपर लिमिट लगाई, यहाँ पर भी अपर लिमिट लगाई, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रख दी, माइनस लोअर लिमिट में भी सारी चीज़ें एज इट इज़ रख दी यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने लोअर लिमिट लगा दी। उसके बाद इसको सॉल्व करा तो मेरा आंसर आ रहा है ये, और इसको सॉल्व करा तो ये आ रहा है। पूरे को सॉल्व करा 7/6 आ गया इसका आंसर। दोनों चीज़ें मेरे पास निकल गई। इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास क्या थी कि दोनों का माइनस करना है, कोई भंड नहीं मारा था, वो सही है। ये वैल्यू निकाली थी मैंने और ये वैल्यू निकाली थी मैंने, ये वैल्यू रखी, सही है, और इस वैल्यू का स्क्वायर था।
इस वैल्यू का होल स्क्वायर था, तो इस वैल्यू का होल स्क्वायर मैंने यहाँ पर रखा है, 1 था, 1 का स्क्वायर ही रखा, तो मेरे पास आंसर आ गया। कैसा आ गया? 1 निकला था ना मेरा, इसका आंसर 1 निकला था ना इसका, तो यहाँ पर रखा तो ये आंसर आ गया 1/6। ये क्या है? वेरिएंस ऑफ सिंगल वेरिएबल, सही है, वेरिएंस ऑफ सिंगल वेरिएबल। अब एक चीज़ होती है कोवेरिएंस। कोवेरिएंस के अंदर और वेरिएंस ऑफ सिंगल वेरिएबल के अंदर पहचानने वाली ये चीज़ है कि तुम्हारे पास कोवेरिएंस के अंदर जो लिमिट दी हुई होगी उसमें x और y दोनों साथ होंगे, दोनों x और y साथ तुम्हारे पास इंटीग्रेशन होगी। फॉर्मूला तकरीबन सेम में मिलता जुलता ही है, बस ये चीज़ है कि तुम्हें x और y का साथ निकालना पड़ेगा जो डबल इंटीग्रेशन से होगा। ये कोवेरिएंस के अंदर है। सिंगल वेरिएंस के अंदर कोई वो नहीं है, अपने सिंगल वेरिएबल का निकाला था, लेकिन उसमें हमारे पास 2 वेरिएबल साथ आ जाते हैं कोवेरिएंस का, जैसे कि ये है फाइंड कोवेरिएंस ऑफ x एंड y।